नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेशपुरी। हम इस समय उस घर में मौजूद हैं जिसने आज से 46 साल पहले रायसीना हिल्स को चुनौती दी थी। ये वो घर है जहां से एक घोषणा का महत्व कुछ समय के लिए इतना अधिक बढ़ गया था कि वो संसद द्वारा पारित किए गए किसी कानून से ज़्यादा लोग उत्तेजित रहते थे उस घोषणा को सुनने के लिए। ये कोई साधारण घर नहीं, ये घर है जननायक जयप्रकाश नारायण का। बताते चलें कि आज 25 जून है और 25 जून को ही जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान से ये कहा था कि खाली करो सिंहासन की जनता आती है, यानी कि इंदिरा गांधी के तानाशाही शासन और असंवैधानिक जो उनके क्रियाकलाप थे उसके खिलाफ जेपी ने मुहिम छेड़ रखी थी। अभी हम मौजूद हैं चरखा समिति में और याद करते हैं उन दिनों का जब देश में ऐसे हालात बनाए गए कि देश में इमरजेंसी लागू हो गया। लेकिन उसके पहले जेपी, आपको बताते चले, 1942 के क्रांति के नायक थे और आज़ादी के बाद 72 साल के बुज़ुर्ग जेपी को फिर से एक बार आंदोलन का नेतृत्व करने पर मजबूर होना पड़ा। इसके लिए कुछ ऐसे कार्रवाई हुए देश में, ऐसी गतिविधियां केंद्र सरकार के द्वारा अपनाई गई। मूलतः ये जो गतिविधियां थी ये इंदिरा गांधी के द्वारा अपनाई गई, जिसके बाद जेपी को फिर से एक बार अपने स्वतंत्र देश में ही अपने सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकना पड़ा। जेपी की गिनती देश ही नहीं बल्कि विश्व के एक प्रमुख समाजवादी नेताओं में होती थी और आज़ादी के बाद उन्होंने न ही कोई कांग्रेस के तरफ से चुनाव लड़ा और न ही कोई पद लिए। और कहा तो ये जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने जेपी के लिए उप प्रधानमंत्री पद की सिफारिश की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य जो है सर्वोदय है, यानी कि आम जनों के कल्याण से जुड़ा हुआ है। अतः वो सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों को समस्याओं को सरकार तक लाएंगे। और 1972 में जेपी की पत्नी श्रीमती प्रभावती देवी का निधन हो जाता है और ऐसे में जेपी जो हैं देश की जो राजनीति है उसको छोड़कर अपने गांव सिताब दियारा चले आते हैं। लेकिन 1972-73 में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके बाद से जेपी को फिर से देश का नेतृत्व संभालने को मजबूर होना पड़ता है। आपको बताते हैं संविधान का 24वां और 25वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा केशवानंद भारती जो केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को कम करने के और अपनी मुट्ठी में करने की योजना बनाई, जिसके बाद जेपी जो हैं मुखर हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो तानाशाही रवैया है उनके जीते जी नहीं चल सकता है। जेपी ने इंदिरा गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार जो है ये गांधी के सिद्धांतों से विमुख हो गई है और उसके विपरीत काम कर रही है। और ऐसे में उन्हें सबसे बड़ा मौका मिलता है 18 मार्च 1974 को, जब बिहार छात्र संघर्ष समिति ने विधानसभा का घेराव किया पढ़ाई और अपने मेस के खानों को लेकर, और सरकार जो है इन पर लाठी से प्रहार करती है, बल प्रयोग करती है और छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे में नेतृत्व विहीन जो छात्रों का आंदोलन है, जो असंतोष से भरा हुआ था, जेपी की शरण में पहुंचता है और जेपी जो हैं उनकी मदद करने के लिए और नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके लिए उन्होंने भूदान आंदोलन से खुद को अलग कर लिया और ऐतिहासिक पटना के गांधी मैदान में 5 जून को संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, जिसमें देश भर से आए छात्रों ने, लाखों लाख लोगों ने उस भाषण में उनके सुना और उनके भाषण के शब्दों को अपने जीवन में समाहित करने का प्रण लिया। 5 जून 1975 को हुए संपूर्ण क्रांति आंदोलन के बाद सरकार का जो है वो बल नीति काम करती है और जेपी का एक प्रमुख मांग था कि बिहार के जो उस समय मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर, उनकी सरकार को निरस्त किया जाए, यानी कि अब्दुल गफूर इस्तीफ़ा दें, क्योंकि उनका शासन जो था वो छात्रों के असंतोष को कम नहीं कर रहा था बल्कि उससे बढ़ा रहा था। ऐसे में संपूर्ण क्रांति आंदोलन के बाद सरकार के द्वारा जो है इस आंदोलन को दबा दिया गया। बाद की सभाओं में भीड़ कम होने लगी, छात्र जो हैं कम संख्या में आने लगे। लेकिन सबसे बड़ा फिर से जेपी को उभरने का और राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान करने का मौका मिलता है 12 जून
75 को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के रायबरेली में 1971 के हुए चुनाव को असंवैधानिक घोषित कर दिया और गैरकानूनी घोषित होने के बाद ऐसे में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का दबाव बढ़ने लगा। और आपको हम बताते चले, जब ये खबर फैली कि 12 जून की इंदिरा गांधी का जो 6 साल के लिए उन पर बैन कर दिया गया है, उस समय जेपी बिहार के आरा जिला में थे और 13 जून को आरा के रमना मैदान में उन्होंने इंदिरा गांधी से पहली बार त्यागपत्र देने के लिए मांग किया था। आपको बताते चले, सारा देश उस समय जेपी की प्रतिक्रिया इंदिरा गांधी को लेकर जानने को उत्सुक था, क्योंकि वे वही जेपी थे जो इंदिरा गांधी को मेरी प्रिय इंदु कहकर संबोधित करते थे और अपनी पुत्री के समान मानते थे उन्हें। और एक समय में वो काफ़ी साथ दिया करते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तब जेपी और इंदिरा गांधी के संबंध 70 के दशक में अच्छे नहीं रहे और इंदिरा गांधी ने जेपी पर न जाने कितने आरोप भी लगाए। और इमरजेंसी जो लगा 25 जून की रात 1975 में, उसका सबसे प्रमुख कारण जो है, तत्कालिक कारण ये बताया गया सरकार के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा, कि जब जबलपुर के माध्यम से जब 25 जून को जेपी पहुंचते हैं दिल्ली और 25 जून को ही दिल्ली के रामलीला मैदान में एक भीड़ को संबोधित करते हैं। इमरजेंसी जो लगा उसका बैकग्राउंड तो बहुत पहले से तैयार हो रहे थे, लेकिन जो तत्कालिक कारण बना इमरजेंसी, यानी कि 25 जून को ही रात को क्यों लगा, इसका सबसे प्रमुख कारण था कि 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जेपी की एक सभा थी। लगभग 5 लाख के लोग आए थे दिल्ली के रामलीला मैदान में। जेपी ने वहां से ऐलान किया देश के सेना और पुलिस को कि कोई भी ऐसा आदेश जो कि असंवैधानिक हो, अनैतिक हो, अमानवीय हो, उसे मानने से इनकार कर दो। यही जो उनका भाषण के अंश थे, इसको आधार बनाकर इंदिरा गांधी ने 25 जून की रात को इमरजेंसी लगाई और अपने 26 जून के जो देश के नाम संदेश में भी उन्होंने इसी शब्द का प्रयोग किया, एक जना, यानी कि जयप्रकाश नारायण, जो कि फौज को बगावती तेवर अपनाने पर बल दे रहे हैं, जोर दे रहे हैं, यानी कि देश में जो अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो तत्कालिक कारण बना हुआ था इमरजेंसी का, वो जेपी का वही भाषण बना हुआ था, लेकिन सारा देश जानता था कि इंदिरा गांधी जो है उस समय संविधान और संसद की रक्षा नहीं कर रही थी, बल्कि अपने ऊपर लगे आरोपों और अपनी कुर्सी को बचाने में लगी हुई थी और जेपी ने इसका नेतृत्व किया। आपको बताते चलें कि इमरजेंसी की घोषणा हुई और उसी रात जेपी को गांधी शांति प्रतिष्ठान से 2:30 बजे रात को गिरफ्तार किया गया और पहले उन्हें सोहना, हरियाणा के सोहना में भेजा गया, उसके बाद उन्हें चंडीगढ़ में डिटेन किया गया, गिरफ्तार करके उन्हें कैद किया गया। हालांकि जेपी ने पैरोल की मांग की बिहार में बाढ़ की स्थिति बनते समय और वो बिहार आए भी और इसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पता चला कि उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी है और उन्हें डायलिसिस पर रखा गया। 18 मार्च 1977 जब देश में इंदिरा गांधी इमरजेंसी को हटाने की घोषणा करती हैं और इसके साथ ही साथ 21 मार्च को देश में चुनाव की घोषणा भी होती है। लगभग 19 महीने देश में इमरजेंसी लगी रही और देश के लगभग जितने भी विरोधी नेता थे, सत्ता के विरोधी नेता थे या फिर जिन्होंने इस सरकार का विरोध किया, उन सभी को जेल में डाल दिया गया और लाखों की संख्या में लोग जेल में डाले गए। लगभग 19 महीने के बाद 18 मार्च 1977 को इमरजेंसी की समाप्ति की जाती है और 21 मार्च 1977 में आम चुनाव की घोषणा इंदिरा सरकार द्वारा की जाती है। ऐसे में जितने भी विपक्षी दल थे, उन्होंने जेपी की अगुवाई में जनता पार्टी का निर्माण किया, जिसके और चुनाव हुए और चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत मिला। पहली बार ऐसा हुआ था केंद्र में कि गैर कांग्रेसी सरकार का निर्माण हुआ और मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री बने। लेकिन इसके बाद जेपी की तबीयत नासाज रहने लगी और 8 अक्टूबर 1979 में जेपी का देहांत हो गया और उन्हें पटना में ही उनका अंतिम संस्कार हुआ।
तो आज हम मौजूद हैं इस महिला चरखा समिति जो कि पटना के कदम कुआं क्षेत्र में है, और यहाँ पर जयप्रकाश नारायण की और इमरजेंसी के समय की, उसके पूर्व के समय की सारी यादें जो हैं यहाँ पे है, और उनसे जुड़े यहाँ काफ़ी लोग भी हैं। और यहाँ पे आकर जेपी की संघर्ष गाथा जो है एक बार फिर से जीवित हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल HS बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।